हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के गणित के एड ग्रेड में अध्याय 6 पूर्णांक के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि पाठ का नाम है पूर्णांक, तो पूर्णांक जो है एक संख्याओं का समूह होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि संख्याओं के एक समूह होता है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में हम 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को लेते हैं। यदि हम इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें तो एक नया समूह बन जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। शून्य को शामिल करने से एक नया समूह बन गया जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेकर ऋण अनंत तक, तो एक और नया समूह बन जाता है जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में हम ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक सभी संख्याओं को ले लेते हैं। ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक संख्या रेखा बनी हुई है। बिल्कुल बीच में यहाँ शून्य होता है और शून्य के दाएं हाथ तरफ या दाएं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और शून्य के बाएं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। और जब हम संख्या रेखा पर दाएं हाथ तरफ यानी इस ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं। जैसे ऋण 8 से बड़ा ऋण 7, ऋण 7 से बड़ा ऋण 6, ऋण 5 और बड़ा, फिर उससे बड़ा ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और फिर उससे बड़ा शून्य, शून्य से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो इस प्रकार आप जितना इस ओर दाएं हाथ तरफ बढ़ेंगे संख्याओं के मान बढ़ते जाएंगे। और इसका उल्टा यदि आप बाएं ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे संख्याओं के मान ये घटते जाएंगे। यानी 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3। तो इस प्रकार मान घटते जाते हैं। और हमें किसी भी पूर्णांक संख्या का परवर्ती निकालना हो तो हम उसमें 1 जोड़ते हैं। और यदि उसका पूर्ववर्ती निकालना हो, पूर्ववर्ती यानी पहले का, तो उसमें से 1 घटा देते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1, तो 1 का पूर्ववर्ती हो गया 0, यानी 1 में से 1 गया 0, और उसका पूर्ववर्ती हो गया 0 और परवर्ती यानी इसमें 1 जोड़ दिया तो 1 का परवर्ती हो गया 2। इसी प्रकार ऋण 2 का पूर्ववर्ती यानी ऋण 2 में से 1 घटा दिया हमने तो हम और छोटी संख्या मिल जाएगी हमें ऋण 3। तो पूर्ववर्ती में हमें छोटी संख्या मिलेगी और परवर्ती में बड़ी। और ऋण 2 का परवर्ती हो गया ऋण 1। आप देख पा रहे हैं ऋण 2 से पहले इस तरफ आ रहा है ऋण 3 और ऋण 1 आ रहा है 0 की ओर। तो 0 तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं और 0 से दूर जाने पर संख्याएं घट रही हैं। अब आते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे हमें एक प्रश्न दिया गया ऋण 2 धन 6, तो आप दी गई संख्याएं ऋण 2 और धन 6 में किसी भी संख्या पर पहले 0 से पहुंचेंगे उस पर। जैसे हम पहले 0 से 6 पर पहुंचते हैं तो 0 से हम 6 पर पहुंच गए ये। अब इसके बाद ऋण 2, तो हम ऋण दिशा में 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो एक ये और दूसरा ये, तो हमारे अंतिम तौर पर 4 पर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। या ऐसा आवश्यक नहीं कि आप बाद वाली संख्या पर ही 0 से पहुँचें, आप पहली वाली संख्या पर भी 0 से पहुँच सकते हैं। जैसे ऋण 4 धन और ऋण 2, तो ऋण 4 और ये धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण। यानी आप देख पा रहे हैं कोष्टक के जो बाहर है धन और कोष्टक के अंदर ऋण, इनका गुणा कोष्टक की वजह से हो जाएगा। तो धन और ऋण का गुणा ऋण 2।
अब हम शून्य से पहले ऋण 4 पर पहुँचेंगे, तो शून्य से हम पहुँच गए ऋण 4 पर। अब ये ऋण चिन्ह लगा है तो हम ऋण दिशा में बढ़ेंगे। अगर यहाँ धन चिन्ह होता तो हम धनात्मक संख्याओं की तरफ इस तरफ बढ़ते। तो ऋण चिन्ह लगा है ये, तो इसलिए हम ऋण दिशा में 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 और 1 2। तो अंतिम तौर पर हम पहुंच गए ऋण 6 पर, तो उत्तर आ गया ऋण 6। इसी प्रकार आगे प्रश्न है ऋण 8, ऋण 10। तो अब देख पा रहे हैं ऋण 8 और ये कोष्टक के बाहर के ऋण और कोष्टक के अंदर के ऋण के बीच में गुणा होगा, तो ऋण ऋण का गुणा धन 10। अब हम संख्या रेखा से पहले ऋण 8 पर पहुंचेंगे, तो हम पहले शून्य पे हैं, हम शून्य से पहले ऋण 8 पर पहुंच जाएंगे। तो ऋण 8 पर हम पहुंच गए। अब इसके बाद धन चिन्ह लगा हुआ है, तो हम धनात्मक दिशा में बढ़ेंगे और कितना कदम, 10 कदम बढ़ेंगे। तो 8 से हम ऋण 8 से ऋण 7 पर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10वां कदम हमारा आया धनात्मक 2 पर, तो इसका उत्तर आ जाएगा धन 2। इसी प्रकार देखिए ऋण 10 फिर ऋण 4। तो पहले हम पहुंचेंगे शून्य से ऋण 10 पर, तो शून्य से हम पहुंच गए ये ऋण 10 पर। अब ये ऋण और इस ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो ऋण 10 धन 4। हम शून्य से ऋण 10 पर पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास है धन का चिन्ह, तो धन यानी हमें धनात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। तो कितना कदम आगे बढ़ना है, 4। तो 1 2 3 और ये 4। तो अंतिम तौर पर हम पहुंच गए ऋण 6 पर, तो ये उत्तर हो गया। आगे आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला है ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो हमने अभी अभी देखा था अध्याय की शुरुआत में, इन संख्याओं के संग्रह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। यदि हम इसमें मैं इन संख्याओं को हटा दूं तो यहाँ ये जो संग्रह बचा वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। अगर मैं इसमें से 0 को भी हटा दूं तो अब ये संख्याओं का संग्रह बचेगा प्राकृत संख्याओं का। यानी मैंने ऋणात्मक संख्याएं हटा दी तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं बची, और मैंने 0 को भी हटा दिया तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का समूह बचा प्राकृत संख्याओं का। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। ऋण 5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो ऋण 5 और 5 के बीच में आते हैं ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 और 4। तो आप गिन लीजिए इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 संख्याएं होंगी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। तो हमने अभी अभी संख्या रेखा पर देखा था कि जब हम 0 से बाएं हाथ तरफ बढ़ते हैं, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इन ऋणात्मक दिशाओं की तरफ, तो ये सारी संख्या 0 से छोटी हैं, इसलिए इनका चिन्ह क्या है, ऋण। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण। और ऋण में भी संख्या जितनी ज़्यादा उसका जो मान है वो उतनी छोटी होती है। जैसे ऋण 15 और ऋण 23 में ऋण 15 बड़ा है और ऋण 23 छोटा है। ऋणात्मक संख्याएं जो 0 के जितने ज़्यादा पास होंगी वो उतनी बड़ी होंगी, और जितनी ज़्यादा वो दूर होती जाएंगी 0 से वो उतनी छोटी होती जाएंगी। अब अगला प्रश्न है रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थानों ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए पर ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और बी पर 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप देख पा रहे हैं ए का तापमान है ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और बी का तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस। चूंकि ए का तापमान ऋण में है यानी ये 0 से भी नीचे है, तो ए ज़्यादा ठंडा है और बी ए की तुलना में गर्म है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। पहला आंसर ए बी से ठंडा है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ए का तापमान ऋणात्मक है
शून्य से भी नीचे, इसलिए ए जो है बी से ज़्यादा ठंडा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या है। तो हमने देखा था दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, और बीच में शून्य होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण 1। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है? तो ऋण 1 और धन 1 के बीच में शून्य होता है। धन 1 बाएं हाथ तरफ होता है, बीच में शून्य होता है, और ऋण 1 नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है? तो शून्य होता है। शून्य बीच में होता है। शून्य के दाएं हाथ तरफ धनात्मक 1 और बाएं हाथ तरफ ऋण 1 होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, संख्या धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, और यहाँ पर जो धनात्मक 5 है वो शून्य के दाएं हाथ तरफ यहाँ दर्शाया गया है, और जो ऋण 1 है वो शून्य के बाएं हाथ तरफ यहाँ दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, शून्य और ऋणात्मक संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो हमने अभी अभी जाना था कि जो शून्य है वो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, इसलिए शून्य बड़ा है ऋण 8 से। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए किन्हीं दो का योग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, इसलिए अवरोही क्रम में पहले हम बड़ी संख्याओं को रखते हैं और फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है धन 6 से छोटा है धन 1। अब धनात्मक संख्याएं कोई नहीं है, तो अब आ जाएगा नंबर शून्य का। शून्य धन 1 से छोटा है। अब इसके बाद जो है ऋणात्मक संख्याओं की शुरुआत होगी, तो ऋणात्मक संख्याओं में भी शून्य के बिल्कुल बाद आता है ऋण 1। ऋण 1 बड़ा है, फिर उससे छोटा आ जाएगा ऋण 3, और ऋण 3 से छोटा आ जाएगा ऋण 4। अब इन्होंने कहा किन्हीं दो का योग ज्ञात कीजिए, तो हम किन्हीं दो का योग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक हम धन 6 और धन 1, इनका योग ज्ञात कर लेते तो यह आ जाएगा धन का 7, और एक हम ज्ञात कर लेते हैं ऋण 4 और धन 0, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 4। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 है, नोमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नोमान की गोटी किस संख्या पर होगी? तो नोमान जो है, नोमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलना है हमें नोमान की गोटी को। तो 2 से बाईं ओर यानी पहले हम 0 से पहुंच गए 2 पर, अब 2 से बाईं ओर यानी ऋणात्मक दिशा में कितना कदम? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें कदम में हम पहुंचे ऋण 8 पर। तो 2 से बाईं ओर 10 कदम या 10 अंक चलने पर नोमान की गोटी ऋण 8 पर पहुंच जाएगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है ऋण 1 धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऋण 1, अब बाहर के धन और अंदर के धन के बीच में गुणा होगा, तो धन और धन का गुणा धन, समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। अब ऋण 1 धन 8, तो संख्या रेखा पर आप देखते हैं कि हम 0 से पहले हम जाएंगे ऋण 1 पर, और फिर इसके बाद हम 8 कदम जब धनात्मक दिशा में चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 7 पर, धन के 7 पर। तो इस प्रकार ऋण 1 धन 8 का जो मान होगा वो धन का 7 आ जाएगा। अब दूसरा है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे? तो हम पहले 5 सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं और फिर 3 सीढ़ी और ऊपर जा रहे हैं, मतलब कुल हम 8वीं सीढ़ी पर भूमि तल से पहुँच जाएंगे।
प्रश्न क्रमांक 12। एक स्कूल के कार्यक्रम में नृत्य के दौरान एक छात्र 2 कदम आगे व 3 कदम पीछे जाता है। ऐसा 2 बार करने के बाद छात्र मूल स्थिति से कितने कदम आगे या पीछे होगा? तो पहले वो 2 कदम आगे जा रहा है और फिर 3 कदम पीछे जा रहा है, मतलब वो दोनों बार में वह कुल मिला के 1 कदम पीछे जा रहा है। तो ऐसा वो 2 बार करेगा तो 2 कदम पीछे चला जाएगा, क्योंकि एक बार में वो 1 कदम पीछे जा रहा है, तो अर्थात वह अंतिम रूप से 1 कदम पीछे चला जाता है ना। फिर ऐसा 2 बार करेगा तो 2 कदम पीछे चला जाएगा। वो मैंने आपको अभी बताया, पहले 2 कदम आगे जा रहा है और वो 3 कदम पीछे, मतलब अंततः वह 1 कदम पीछे जा रहा है। तो 2 बार में वह 2 कदम पीछे चला जाएगा। अब आगे बोल रहे हैं वो, यदि 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाता हो तो मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए उसे यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराना पड़ेगी? अब दूसरी स्थिति में वह 3 कदम आगे जा रहा है और 2 कदम पीछे आ रहा है, मतलब अंततः वह 1 कदम आगे ही है, अपनी मूल स्थिति से 1 कदम आगे है, क्योंकि वो 3 कदम आगे जा रहा है और 2 कदम पीछे आ रहा है। तो अंततः वह 1 कदम आगे है और उसे मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए यही प्रक्रिया 5 बार करनी होगी, क्योंकि एक बार में वह 1 कदम आगे जा रहा है तो 5 बार में 5 कदम आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है। इसी प्रकार 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने पर वह अंततः 1 कदम आगे जाता है, अतः 5 कदम आगे जाने के लिए 5 बार करना होगा। प्रश्न क्रमांक 13। 2 पासों के फलकों पर क्रमशः धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6 तथा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 अंकित है। 2 खिलाड़ी 500 के एक युग्म को बारी बारी से फेंकते हैं तथा इन पर प्रत्येक बार आने वाली संख्याओं के योग को लिखते हैं। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त अंकों को पृथक रूप से जोड़ते जाते हैं। वह खिलाड़ी जिसके अंकों का योग सर्वप्रथम 20 या 20 से अधिक हो जाता है, खेल का विजेता होता है। पासों के कौन कौन से योग के कितनी बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता होगा? तो इसमें सीधी सी बात कही गई है कि 2 पासे हैं, एक पासे पर धन 1 से लेकर धन 6 तक संख्याएं हैं और दूसरे पासे पर ऋण 1 से लेकर ऋण 6 तक। तो 2 विद्यार्थी हैं, वो दोनों एक एक बार में ये दोनों पासे फेंकते हैं, धन वाला भी और ऋण वाला भी। जैसे मान लीजिए किसी के पासे पर पहले 1 पे आ गया धन 4 और ऋण 3, तो इन दोनों का योग हो गया धन 1। फिर दूसरी बार उसने यही पासा फेंका तो पहले वाले पे आ गया धन का 2 और दूसरे पे आ गया ऋण का 4, तो इसका योगफल हो गया ऋण 2। तो इस प्रकार वो ऐसे फेंकते जाएंगे, जैसे इसको और इसको भी जोड़ते जाएंगे, जिसका योगफल आखिर में 20 आ जाएगा, वो विजेता होगा। तो हमें यहाँ ऐसे युग्म बताने हैं कि कौन कौन से युग्म के कितनी बार आने पर वो 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करेगा और विजेता हो जाएगा। तो कुछ युग्म मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कोई बच्चा है, जैसे उसके पहले पासे पर धन 1, धन 5 और ऋण 1 आ रहा है, मतलब योगफल कितना हो जाएगा इनका 4। तो 4 जो है 5 बार आ जाएगा, तो ये 4 पंजे 20 आ जाएगा योगफल और वो जीत जाएगा। या फिर उसके पासों पर धन 6 और ऋण 4 आ जाए, तो धन 6 और ऋण 4 का योग हो जाएगा धन का 2। तो ऐसा 10 बार आ जाए, ऐसा 10 बार आ जाए तो 2 धम 20 हो जाएगा, तब भी वो जीत जाएगा। या फिर धन का 6 ऋण का 1 आ जाए तो योगफल हो जाएगा इसका धन का 5। तो ऐसा 4 बार आ जाए तो अभी 5 चुके 20 योगफल मिल जाएगा। या धन का 5 और ऋण का 2 आ जाए तो योगफल क्या होगा इसका 3 होगा। ऐसा 7 बार आ जाए, क्योंकि 6 बार में तो 3 18 हो जाएगा, 20 से कम योगफल। तो ऐसा 7 बार आ जाए तो 30 आते 21 योगफल बन जाएगा और वो जीत जाएगा। यानी 20 या 20 से ज़्यादा आना चाहिए योगफल। या फिर धन 4 ऋण 1 आ जाए तो धन 4 ऋण 1 का योगफल है धन का 3। तो ऐसा 7 बार हो जाए तो 30 आते 21 योगफल हो जाएगा। और ऐसे हम बहुत सारे अन्य युग्म भी लिख सकते। प्रश्न क्रमांक 4। एक चिड़िया समुद्र तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी छाया पानी में दिख रही है।
यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करेगी और क्यों? तो वह समुद्र तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि संख्या रेखा एक जो है वह उसे हम ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं। तो जो समुद्र का तल है वह 0 है और समुद्र तल से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम धनात्मक दिशा में जाते हैं, और जब हम समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो हम ऋणात्मक दिशा में जाएंगे। तो इस प्रकार जब वह उड़ती है तो वह धनात्मक 2 मीटर की ऊंचाई पर है, और जब वह समुद्र तल पर आती है तो वह 0 पर आती है, और जब वह समुद्र तल से नीचे 1 मीटर की गहराई पर जाकर मछली पकड़ती है तो वह ऋणात्मक संख्या में प्रवेश कर जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं गहराई ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि समुद्र तल पर ऊंचाई 0 हो जाएगी व समुद्र में गहराई में जाने पर मान 0 से भी कम हो जाएगा। अब आते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक मेंढक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 12वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो वह पहली छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे जा रहा है और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर, यानी पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, मतलब अंततः वह 2 छलांगों में 1 सीढ़ी नीचे उतर रहा है। तो इस प्रकार वह 18 छलांगों में 9 सीढ़ियाँ नीचे उतरेगा, क्योंकि 2 छलांगों में वह 1 सीढ़ी नीचे उतर रहा है। तो इस प्रकार 18 छलांगों में वह 9 सीढ़ी उतरेगा, और फिर जब वो 19वीं छलांग मारेगा तो हमने यहाँ देखा कि वो पहली छलांग में 3 सीढ़ी उतर रहा है, तो 19वीं छलांग में वो सीधा 3 सीढ़ी उतरेगा, मतलब 9 से वो सीधा पहुँच जाएगा 12वीं सीढ़ी पर। अब उसे 2 सीढ़ी वापस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पानी में पहुँच चुका है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। चूँकि मेंढक एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे व दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है, अर्थात 2 छलांग में 1 सीढ़ी नीचे जाता है। इस प्रकार 18 छलांगों में 9 सीढ़ी नीचे जाएगा व 19वीं छलांग में 3 सीढ़ी उतरते हुए 12वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार ये संपूर्ण अध्याय हमारा समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैंने देवउठनी 11 के दिन रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में पटाखों का शोर सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपके कोई डाउट या क्वेरी हैं क्वेश्चंस को लेकर तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।